नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं प्रीति सिंह। आज नई दिल्ली लोकतांत्रिक संवाद का वैश्विक केंद्र बन चुकी है। 14 से 16 जनवरी तक चलने वाली 3 दिन की 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ यानी CSPOC का आयोजन हमारे देश में हो रहा है। इस वक्त दुनिया के 40 से ज्यादा देशों से आए 60 से ज्यादा स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स दिल्ली पहुंच रहे हैं और भारत उनका स्वागत कर रहा है। 16 साल बाद भारत एक बार फिर कॉमनवेल्थ की संसदीय लोकतांत्रिक सोच का केंद्र बना है। ये उस भरोसे की पुष्टि है जो दुनिया की लोकतांत्रिक संस्थाएं भारत के संसदीय अनुभव पर करती हैं। 1969 में शुरू हुआ CSPOC एक ऐसा मंच बन चुका है जहां लोकतंत्र के संरक्षक, स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बिना किसी राजनीतिक दबाव के खुलकर ये सोचते विचारते हैं कि संस्थाएं कैसे मजबूत रहें, लोकतंत्र कैसे विश्वसनीय बना रहे और संसद जनता से कैसे जुड़ी रहे। ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस भर नहीं है, ये सवाल है आज के दौर में लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, जब सदनों में शोर, सोशल मीडिया में शोर और राजनीति में पोलराइजेशन बढ़ रहा हो, तब स्पीकर्स की जो भूमिका है वो कितनी निर्णायक हो जाती है, और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया लोकतंत्र की दिशा तय करने लगी हो, तब संविधान, प्रक्रिया और नैतिकता की रक्षा कैसे की जाए। आज भारत सिर्फ होस्ट भर नहीं है, भारत आज एक पार्लियामेंट्री मॉडल के रूप में देखा जा रहा है जहां AI बेस्ड लाइव ट्रांसक्रिप्शन, डिजिटल अटेंडेंस, पेपरलेस पार्लियामेंट, संसद टीवी के जरिए पब्लिक आउटरीच और प्राइड, नेवा जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स लोकतंत्र को सिर्फ चलाया नहीं जा रहा बल्कि मॉडर्नाइज किया जा रहा है। और ये सब आज के लोकतंत्र के कोर इश्यूज हैं, कोर सवाल हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। आज शाम इस वक्त दिल्ली के लाल किले में ट्रेडिशनल वेलकम, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से होस्टेड डिनर, ये सभी भारत की संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक गरिमा को दर्शाते हैं। CSPOC और इसकी प्रासंगिकता को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर जयंत दासगुप्ता, फॉर्मर एम्बेसडर टू WTO। डॉक्टर दासगुप्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। स्टूडियो में हिमांशु प्रसाद रॉय जी मौजूद हैं, प्रोफेसर, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, JNU। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार अजय सेतिया जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर जयंत दासगुप्ता, अगर देखें तो भारत, जैसा मैंने कहा कि 16 साल बाद CSPOC होस्ट कर रहा है और इस बार रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन भी है। आपके अनुभव में ये सम्मेलन आज ग्लोबल डेमोक्रेसी के लिए क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? और CSPOC जैसे मंच को अक्सर सेरेमोनियल समझ लिया जाता है, लेकिन जब लोकतंत्र दुनिया भर में ट्रस्ट डेफिसिट, पोलराइजेशन और इंस्टीट्यूशनल प्रेशर से गुजर रहा है, तो क्या CSPOC आज सिंबॉलिक नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस रखता है आपकी नजर में? ये प्रश्न आपने जो पूछा का मैं इस प्रकार से उत्तर दूंगा कि जो लोकतांत्रिक संगठन हैं, जैसे इसमें कॉमनवेल्थ के 53 देश शामिल हैं और 14 ऑटोनोमस संसद भी शामिल हैं जो किसी न किसी देश के अधीन आते हैं, जैसे केमन आइलैंड्स, आइल ऑफ मान वगैरह वगैरह। तो इसमें ये जो संसदीय जो पीठासीन पदाधिकारी हैं या अध्यक्ष हैं, उनकी संगठन एक और 2-3 और भी हैं जो औपचारिक रूप से गठित हुई हैं, जैसे CPA है, उसके बाद इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है। तो ये CSPOC जो है इन सब से अलग है और स्वतंत्र है। और इसमें पहल 1969 में उस वक्त कनाडा के जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, हाउस ऑफ कॉमन्स के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने की थी। और उसके बाद 71 में भारत ने ही मेज़बानी की, उसके बाद फिर 86 में की, फिर 2010 में की, और यह चौथा मौका है जब भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो इसमें ये गौर करने की चीज़ है कि ये CPA से अलग है, IPU से अलग है, और इसमें जो विचारों का आदान प्रदान होता है वो अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के बीच में और खुला आदान प्रदान होता है। और इस वर्ष जो एजेंडा तय हुआ है उसमें कई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आमतौर पर शायद उन पर विचार नहीं किया जाता है इतने बड़े एक मंच पर। जैसे इसमें है कि
अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का की क्या भूमिका होगी कि लोकतंत्र की जो नींव है और जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं उनको और मजबूती दी जाए। तो ये एक अहम मुद्दा है। इस पर पीठासीन अधिकारी और अध्यक्षों की ही बात हुई है, न कि पूरे संसद की बात। ठीक है। उसके बाद कृत्रिम इंटेलिजेंस की बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें यह है कि सोशल मीडिया का, और हम जानते हैं कि उसका कितना बड़ा प्रभाव हमारे जनजीवन पर, आम आदमी के जीवन पर पड़ रहा है, और तरह तरह की खबरें माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूं। जाती हैं। बिल्कुल, जो आप एआई की बातें कर रहे हैं और आगे जो भी सत्र होने हैं, काफी अहम सत्र हैं जिन पर चर्चा होती है, हम देखेंगे। उस पर मैं आगे सवालों में आऊंगी। एक इनिशियल कमेंट मैं दोनों और मेहमानों से ले लेती हूँ। प्रोफेसर रॉय, अगर हम जानते हैं, हम देखते हैं कि जो स्पीकर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो इलेक्टेड सरकार का हिस्सा नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो स्टेबिलिटी है उसमें उनकी भूमिका बहुत सेंट्रल मानी जाती है। आपकी नज़र में कई देशों में हम देख रहे हैं डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर सवाल भी खड़े होते हैं कई बार। तो ऐसा जो आज का दौर है, इसमें आप स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की भूमिका को कैसे देखते हैं और इस सम्मेलन को कितना खास मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण होती है उनकी भूमिका, और ख़ासकर जिस तरीके से साउथ एशिया में अपना देश जिन जिन देशों से सराउंडेड है और वहाँ पे जिस तरीके का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फंक्शन किया है, उसको देखते हुए खासकर इस एशिया के लिए, भारत सब कॉन्टिनेंट के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है फेयरनेस, जो एक इम्पॉर्टेंट है कि कितना स्पीकर्स को फेयर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। और ये हमारी परंपरा 1950 ऑनवर्ड्स रही है और उसके पहले भी रहा है। भारत तो खैर इतिहास ही था रिपब्लिक्स का, बुद्ध के समय से था, बुद्ध के पहले से था, और वो परंपरा चली आ रही थी। लिच्छवी गणराज्य का जो लोग हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में, बिहार वगैरह के रहते हैं, उन्हें पता होगा कि लिच्छवी गणराज्य के अंदर में क्या इसकी भूमिका थी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। और अभी वर्तमान में अगर हम आते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि नागरिकों के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एक एक्सेप्टेंस, जिसमें डिसेंट, जिसमें टॉलरेंस, जिसमें सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटीज़, जिसमें कंसेंसस, जिसमें लॉ अबाइडिंग, ये सारे पहलू जो हैं ये विचार परकुलेट होने चाहिए। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी भूमिका उस एक्सेप्टेंस के लिए रूल बेस्ड, प्रोसीजर बेस्ड बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए ये खासकर जो आयोजन भारत में है, और भारत चूँकि वन ऑफ द फाउंडिंग डेमोक्रेसी का, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो उनकी भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अजय जी, आज हम थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी को देखें दुनिया भर में, तो हम जानते हैं कि दुनिया भर की पार्लियामेंट्स में डिस्ट्रप्शंस, वॉकआउट्स, एडजर्नमेंट्स ये काफ़ी बढ़ रहे हैं, काफ़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो CSPOC जैसी बैठक है, वो क्या लेजिस्लेटिव कल्चर में कहीं ना कहीं बदलाव लाती हैं, या हम एक तरह से देखें कि ये डिप्लोमेटिक एक्सचेंज बनकर रह जाता है, या सही में इसके कुछ गहरे मायने हैं? इसे आम जनता कैसे समझे? देखिए, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो सदन हैं चुने हुए, उनमें स्पीकर हो या अध्यक्ष हो, वह अपने नियमों से काम करते हैं, और सब देश के सदनों के अपने अपने नियम हैं। यह मंच इस काम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपस में शेयर करें और उस बेस्ट प्रैक्टिसेस को फिर अपने सदनों में लागू करें। जैसे भारत में शुरू से ही ये परंपरा रही कि जो स्पीकर चुना जाता है, पहली बात तो ये कोशिश रहती है कि सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाए, उसमें कोई तनाव ना हो, चुनाव ना हो। और ऐसा होता है, हमेशा होता रहा है हमारे यहाँ, एक दो घटनाओं को छोड़ दो जब चुनाव हुआ है। इस बार भी, जबकि बहुत राजनीतिक कशमकश थी, इसके बावजूद विपक्ष ने अपना उम्मीदवार भी खड़ा किया था, लेकिन अंतिम समय में इस परंपरा को निभाया कि चुनाव सर्वसम्मति से हो। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि जो सदन का अध्यक्ष होता है, वह चुने जाने के बाद खुद को अपनी राजनीतिक पार्टी से अलग करता है, और अलग करके वह घोषित करता है कि अब मैं सदन का नेता हूँ, अब मैं सदन का सबका नेता हूँ, मैं सबके साथ बराबरी से व्यवहार करूँगा और
पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके काम करूंगा। और ये भारत हो या कोई और भी देश हो, ये सदन के अध्यक्ष के लिए बहुत जरूरी है कि वह निष्पक्षता से काम करे। और भारत में ऐसी परंपरा रही भी है। विपक्ष आमतौर पर यह परंपरा रही है कि स्पीकर पर या अध्यक्ष पर कभी आरोप प्रत्यारोप नहीं करता। हालांकि अभी कुछ सालों से ये भी चीज़ शुरू हुई है कि मैं इस 18वीं लोकसभा की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी हमने देखा है, सोमनाथ चटर्जी के समय में भी इस तरह की घटनाएं होती रही। सोमनाथ चटर्जी को तो एक बार इस्तीफे की धमकी भी देनी पड़ी थी। तो इसके बावजूद इस परंपरा को भारत ने काफ़ी हद तक अच्छे से निभाया है कि स्पीकर निष्पक्ष रह करके काम करता है, और जितना समय वह सत्ता पक्ष को देता है उतना ही पक्ष या उनके सदस्यों के अनुपात के हिसाब से उसको ये समय विपक्ष को भी देना चाहिए। और ये मैं कह रहा हूँ कि भारत की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उससे दुनिया के बाकी देशों को सीखने में को मिलेगा। इस तरह की बैठकों में सीखने को मिलता है। कुछ इंस्टांसेस होते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से। मैं ये देख रहा था, अभी दिखाया जा रहा है कि विपक्ष के नेता भी वहाँ मौजूद हैं। जो विपक्ष के जो विदेश की हमारी संसदीय समिति है उसके चेयरमैन भी बैठक में शामिल हैं। एक तरफ स्पीकर बैठे हैं, राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन बैठे हैं, और साथ में कांग्रेस के नेता भी बैठे हैं। तो ये वहीं से निकल कर आया है कि जब हम सदन में चुने जाते हैं तो वहाँ थोड़ा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। जनता के हित में तभी फैसले हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने कहा बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो समझ के उसको उन पर शेयर विचार करना, करके उसे शेयर करना, उसे अपनाना एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं संदेश इसके जरिए भी जाता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो वो अगर हम भारत को एक पार्लियामेंट्री मॉडल के रूप में देखें डॉक्टर दासगुप्ता, तो भारत इस CSPOC का होस्ट ही नहीं है बल्कि एक रेफरेंस पॉइंट भी कहीं ना कहीं क्या बन चुका है। AI बेस्ड ट्रांसक्रिप्शन की बात हो, डिजिटल अटेंडेंस की बात हो, पेपरलेस हाउस, क्या भारत को एक तरह से ग्लोबल साउथ का पार्लियामेंट्री लीडर बना रहे हैं? भारत ने जो कदम उठाए हैं टेक्नोलॉजी को हार्नेस करके उसको देश हित में इस्तेमाल करना, ये हर पहलू में ये प्रकट होता है। और संसदीय जो कार्य प्रणाली है या प्रक्रियाएं हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जैसे आपने कहा पेपरलेस, उसके बाद डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो मीडिया के माध्यम से होता है, तो ये ऑलमोस्ट रियल टाइम में हो रहा है। हम लोगों हमारे देश में बहुत सालों से हम रियल टाइम में राज्यसभा और लोकसभा की जो बैठकें होती हैं उनकी कार्यवाही को प्रसारित करते हैं। तो ये अक्सर बहुत सारे देशों में चाहे तो सुविधा नहीं है या उसमें व्यवस्था नहीं ली गई है। तो इस मायने में भारत जो है वो अग्रणी है, जो खासकर जो विकासशील देश है उनके बीच में, जो ग्लोबल साउथ है उनके लिए नेतृत्व प्रदान कर सकता है, पथ प्रदर्शन कर सकता है। और जो देश हैं जो कॉमनवेल्थ के बाकी देश हैं उनके लिए एक बीकन के रूप में काम कर सकता है कि इस प्रकार से भारत ने अपने प्रजातंत्र को आगे बढ़ाया है, संजोया है, संवारा है। और इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने प्रांत हैं, इतना बड़ा एक देश है जो कि महादेश के स्वरूप है, उसमें इस प्रकार से हम प्रगति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ग्लोबल साउथ के लिए एक मिसाल है, एक उदाहरण है। और इससे वो भी अपना जो भी उन्हें मदद मिल सकती है, जैसे हमारे इस CSPOC में सारे अध्यक्ष आएंगे, पीठासीन अधिकारी लोग आएंगे, तो विचारों का आदान प्रदान होगा और हमारी जो अच्छी बातें हैं वो हम उसका प्रसार कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे पीठासीन पदाधिकारी और अध्यक्ष वो भी देख सकते हैं कि कहीं अगर हम लोगों की प्रणाली में, प्रक्रियाओं में अगर कोई सुधार संभव है और देशों से अगर हम कुछ सीख सकें तो वो भी एक अच्छा जरिया उसका इस मंच पर मिलता है।
बिल्कुल। और प्रोफेसर रॉय, अगर हम देखें तो भारत का संविधान प्रोसीजर हेवी भी है, वैल्यू ड्रिवन भी है एक तरह से। जब हम तकनीक की बात करते हैं, जैसे हम एआई ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं या डिजिटल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, वो इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन कर रही हैं या कहीं ना कहीं प्रोसीजर वैल्यूज़ पर हावी हो रही हैं, या ये समय के साथ बदलाव बेहद ज़रूरी है? आपने दोनों उत्तर दे दिया। एक तो समय के साथ बदलाव जो ज़रूरी है, दूसरा हमारे पास जब टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्यों न उठाएं, और तीसरा प्रोसीजरल से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, लाइव कैमरा के थ्रू आम जनता में जो डिस्कशन डिबेट हो रहा है उसको मल्टी लिंग्विस्टिक देश है अपना। अब अगर कोई बंदा तमिल में बात कर रहा है, अपनी बात रख रहा है इफेक्टिवली, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके अगर बात आम जनता तक पहुंच रही है, या कोई हिंदी में बात कर रहा है और तमिल में उसका ट्रांसलेशन करके वहाँ की जनता जो तमिलनाडु है वहाँ की जनता में अगर बात जा रही है, तो इससे बेहतर तो टेक्नोलॉजी का यूज कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा है कि इससे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कैसे हम डिबेट कर रहे हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मुद्दे उठ रहे हैं, राष्ट्र के मुद्दे उठ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जनता के बीच में जाती हैं। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र इम्पॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, और एक जो पॉलिटिकल कल्चर की हम बात करते हैं जिसमें एक्सेप्टेंस, डाइवर्सिटी, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, टॉलरेंस, डिसेंट, कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव आइडियाज़ जिससे डेवलपमेंट का हो, और ख़ासकर जब टारगेट एक नेशन ने तय कर रखा है, राष्ट्र ने विकसित होने का, और जिस तेज़ी से हम कर रहे हैं प्रगति, 4th तक पहुंच गए हैं, अनदर 1 to 2 years हम 3rd पहुंच जाएंगे। तो ये जो डिस्कशन डिबेट्स है और टेक्नोलॉजी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, तो ये समग्रता से प्रगति की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक मैं इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा जो मुझे लगता है, ये एकेडमिया के अंदर डिबेट चलता है कि विकास के लिए अथॉरिटेरियन देशों में तेज़ी से प्रगति होती है, बट ये ऐसा देखा जा रहा है कि लोकतांत्रिक देशों में भी तेज़ी से प्रगति हो सकती है, और जो रेट ऑफ ग्रोथ अपना पिछले करीब 7, 8, 10 सालों से चल रहा है, 7 पॉइंट 6 पॉइंट समथिंग, तो ये दिख रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सबको साथ लेके चलना, ये अपने आप में लोकतंत्र के अंदर भी तेज़ी से हम विकास कर सकते हैं। उसमें पार्लियामेंट की भूमिका ज़बरदस्त होती है। बिल्कुल। थोड़ा सा संसद टीवी के माध्यम से समझे, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो इससे सीख लेना चाहते हैं और जितना भी उनका पार्लियामेंट प्रोसीजर है वो सब कुछ जनता के सामने लाइव पहुंचे, इसकी कोशिश में भी है अजय सेठिया जी। तो डेमोक्रेटिक आउटरीच प्लेटफॉर्म के तौर पर संसद टीवी को देखा जाता है। अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्या पार्लियामेंट अब मीडिया स्पेक्टेकल भी बन रहा है कहीं ना कहीं? प्रोज एंड कॉन्स को अगर देखें, समझें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज से 25 साल पहले संसद की कार्रवाई लाइव नहीं होती थी। जनता सिर्फ अखबारों में पढ़ती थी या फिर जो टीवी चैनल थे उसमें थोड़ी थोड़ी खबरें कई बार लाइव दिखाई जाती थी। अब समय के साथ ये हुआ कि लाइव प्रसारण हो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। हालांकि कई बार हमारे सामने कुछ दिक्कतें भी आती हैं कि हम संसद से कार्रवाई सुन के जाकर के खबर बना रहे हैं, तभी एक मैसेज आ जाता है कि स्पीकर ने ये कुछ डिलीट कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये इरेलीवेंट हो चुका है अब, क्योंकि लाइव प्रसारण हो चुका है तो ये चीज़ें इरेलीवेंट हो गई हैं। लेकिन एआई का जब इस्तेमाल होगा तो ये जनता तक सीधे पहुँचेगा। कैसे? क्योंकि आज संसद में बैठे हुए सांसद जब ईयरफोन लगा करके सुनते हैं अपनी भाषा में, कोई वक्ता सांसद बोल रहा है इंग्लिश में, वो अपनी भाषा में सुनते हैं। इसी तरह जर्नलिस्ट भी, उनके पास भी ईयरफोन होते हैं, वो भी अपनी भाषा में सुन लेते हैं, अपने क्षेत्रीय भाषा में। लेकिन एआई का इस्तेमाल इस ढंग से होगा कि लोकसभा टीवी, संसद टीवी से प्रसारण हो रहा होगा, वह अपनी भाषा में बोल रहा होगा, लेकिन प्रदेश में बैठा हुआ जो श्रोता है
जो दर्शक है वो अपनी भाषा में उसको सुन रहा होगा। ये क्रांति भी अभी आने वाली है और इस क्रांति से सबसे बड़ा लाभ होगा कि जनता को पता चलेगा कि उनका सांसद किस प्रकार वहाँ काम कर रहा है। और भारत की संसद ने जिस प्रकार टेक्नोलॉजी को पिछले 15 सालों में अपनाया है, 10-12-15 सालों में बहुत चेंजेस आए हैं। मुझे तो 30-32 साल हो गए पार्लियामेंट को कवर करते हुए और मैंने देखा कि इतना टेक्नोलॉजी का विस्तार पिछले 15 सालों में हुआ है, ऐसा पहले नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि सारे देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं स्पीकर्स, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी यहाँ से सीख कर जाएंगे, लेकर के जाएंगे कि किस प्रकार हम काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक देशों की दृष्टि से अगर देखें तो भारत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया है। भारत की संसद टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है और उससे लाभ भी हुआ है। और समय की बचत, जैसे हमने संसदीय कमेटियों की शुरुआत की, तो ये एक नई बात थी संसदीय कमेटी की शुरुआत होना। क्यों की? इसलिए क्योंकि संसद में, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि हर संसद में हंगामे होते हैं, हर संसद में मुक्केबाजी भी होने लग गई है और कुर्सी उठा करके चलाना, स्पीकर फेंकना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें समय की बर्बादी को देखते हुए हमने जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, ये भी टेक्नोलॉजी है कि संसदीय कमेटियाँ बना दी गई, बिल पहले वहाँ डिस्कस हो जाए और डिस्कस होने के सारी राजनीतिक दलों में सहमति हो जाए और वहाँ आकर के फिर बिल पास हो और उसमें जिसमें किसी विशेषज्ञ को अगर कुछ बात और कहनी है तो वो भी उसमें समाहित हो जाए। तो कमेटी का जो सिस्टम बनाया हमने, वो कई देशों ने फिर लागू किया उसके बाद। तो ये आपसी समझ को आगे बढ़ाने वाली बात होती है ऐसी बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर दासगुप्ता, जब CSPOC 2026 की हम बात कर रहे हैं तो AI एक कोर एजेंडा है इसमें। अब AI एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, हम सब जानते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में जो ह्यूमन जजमेंट है उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको लगता है क्या कि कहीं ना कहीं जब हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो कोई बाउंड्री लाइन है जो खींची जानी चाहिए, या ये जो विचार विमर्श और हम निकलता देखेंगे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा? AI एक टेक्नोलॉजी है जो इवॉल्व कर रही है। इसका अंतिम पड़ाव अभी तक नहीं पहुंचा है और कितनी दूरी तय कर पाएंगे हम आगे, ये भी तय नहीं है। तो इसका प्रयोग हमें एक प्रकार से करना तो AI को पड़ेगा ही, क्योंकि इससे समय की बचत होती है, खर्च की बचत होती है और सुविधा होती है। सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों को, जैसा सेठिया जी ने भी कहा कि कोई वक्ता किसी क्षेत्रीय भाषा में बात कर रहा है, अपना बयान रख रहा है, लेकिन साथ में उसका प्रसारण अगर हम करें तो हर क्षेत्र के लोग अपनी अपनी भाषा में उसको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन AI के कुछ पहलू हैं जो चर्चा में है, वो है कि किस प्रकार से इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। खास करके सोशल मीडिया में AI का दुरुपयोग हम लोग सभी ने देखा है कि फोटोशॉपिंग करके और प्रकार से खबरें गलत तरह से प्रसारित होती हैं। तो इस प्रकार का जो दुरुपयोग है उसको हमें रोकना पड़ेगा। हम लोगों को जो हमारे संसद की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें ये कोशिश सतत करनी पड़ेगी कि किसी प्रकार का दुरुपयोग AI का नहीं हो और किसी पक्ष को भी चाहे ठेस नहीं पहुंचे और किसी को गलत फायदा भी नहीं हो। चाहे चूंकि पब्लिक डिबेट में बहुत सारी बातें आती रहती हैं, संसद के माननीय सदस्य इसे उठाते हैं और सत्ता पक्ष से उसका जवाब दिया जाता है। अगर ज़रूरी हो तो इसे संसदीय समितियों के सामने इसे रेफर कर दिया जाता है, वहाँ और गहराई से छानबीन होती है। तो इन सब चीज़ों में अगर AI का दुरुपयोग होने लगे, मान लिया कि कोई एक क्षेत्र है जिसमें लोगों की कुछ समस्याएं हैं, अगर वो समस्याएं अगर आप सही 100% सत्य के आधार पर अगर आप सामने रखते हैं तो एक बात है, लेकिन अगर उसे तोड़ मड़ोड़ कर दूसरे तरह से आप जितनी की समस्या नहीं है उससे ज़्यादा कहीं उसका आप एक रूप दिखाते हैं और उसके आधार पर कुछ गलत फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, तो ये AI का एक दुरुपयोग हो सकता है। ये
आम उदाहरण की बात मैंने अभी कही, एआई जैसे जैसे इवॉल्व करेगा उसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी बढ़ती जाएंगी। इसीलिए सरकार भी, भारत में भी एआई पर किस प्रकार से उसका एक नियंत्रित ढंग से उसका विकास हो और उसका फायदा आम जनता को मिले और उसका दुरुपयोग नहीं हो पाए, इस पर एक अधिनियम लाने की भी बात चल रही है, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा। ठीक है, क्योंकि जैसा दासगुप्ता जी ने भी कहा है, हिमांशु जी, कि इवॉल्व कर रहा है एआई और टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ, इसीलिए इसके रिस्क पर बात, और मैंने ये कहा कि जो मंथन होगा वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाएगा, क्योंकि चाहे वो एआई जनरेटेड समरीज की बात आप कहें या ट्रांसक्रिप्ट्स की बात करें या फिर एक तरह से डेटा एनालिटिक्स जो आ जाते हैं, ये सब कुछ एमपीज की तैयारी को आसान तो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन क्या इससे पार्लियामेंट में आपको लगता है कि क्रिटिकल थिंकिंग या फिर स्पॉन्टेनियस जो डिबेट है इसे भी कहीं ना कहीं कमज़ोर कर सकते हैं? एक लिमिट कहीं ना कहीं तय करनी होगी क्या? पॉसिबिलिटी तो है, संभावना तो बनती है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके के हमारी समस्याएं हैं और इतनी डाइवर्सिटी है और जितना ओपन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन सिस्टम है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जितना कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, उसमें जिस तरह के लोग चुन के आ रहे हैं और हार्ड हेडेड ऑर्गेनिक ग्रास रूट्स रिप्रेजेंटेटिव चुन के आ रहे हैं, उन्हें मजबूरी रहेगी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तरफ से कि वो अपनी बात रखें। और मुझे जहाँ तक मेरी समझ है या मेरा रिसर्च कहता है कि करीब 60% से ऊपर के लोग वो बार बार उतने पढ़े लिखे नहीं हैं या उतने सेंसिटिव नहीं हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी वो उपयोग कर सकने लायक हैं। नई पीढ़ी, नई जनरेशन तो ज़रूर कर रही है, लेकिन जो ओल्ड पीढ़ी है, पुरानी जनरेशन, वो उतनी अभी नहीं कर रही है उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा। असिस्टेंस उन्हें ज़रूर, सपोर्ट सिस्टम उनके पास है, बट फिर भी जब पार्लियामेंट में बोलने का आता है तो वो अपने ऑर्गेनिक फ्लेवर में बात करते हैं, जो उनकी अपनी सोच है, जो समस्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा ये एक हो सकता है, और जो एकेडमिया के अंदर मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, खासकर जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, कि एक गिवन सॉफ्टवेयर जो होता है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर, उसका वो इस्तेमाल करते हैं और क्रिएटिविटी जो है उस हिसाब से बहुत लिमिटेड हो जाती है या वो ख़त्म होने लगती है। पार्लियामेंट के केस में जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, फ्री फ्लो है, फ्रीडम है, ये जो एक भय है नकल करने का या दूसरे का सॉफ्टवेयर या आइडिया से लेके बात करने का, कम से कम डिस्कशन में जो ओपन फ्री डिस्कशन होता है, वहाँ पे मुझे लगता है कि संभावना कम दिखती है मिसयूज का, या और उसके दूसरे मिसयूज की संभावना, पॉसिबिलिटी है, बट मुझे संभावना कम दिखती है वो। ठीक है, आप कहते हैं कि ऐसी आशंकाएं कम हैं। अजय जी, आपकी नज़र में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जब डीप फेक्स, एडिटेड क्लिप्स, मिस इन्फॉर्मेशन की आशंकाएं समय के साथ बढ़ रही हैं, ऐसे में इस मंच पर क्या जो ग्लोबल एथिकल गाइडलाइंस हैं, या मैं कहूँ पार्लियामेंट्री एआई एंड कंटेंट, इन सबको मिलाकर कहीं ना कहीं इस पर काम होना चाहिए और ये सामने आनी चाहिए समय की मांग? श्री दासगुप्ता जी ने बहुत अहम सवाल उठाया है और मैं उनसे सहमत हूँ, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों ने सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी जो एआई निर्मित थी, जो सत्य नहीं थी, सच नहीं थी, फेक थी। तो इसका दुरुपयोग तो हो रहा है और अनजाने में हो रहा है। अनजाने में बहुत सारी चीज़ें, एआई क्या है, एआई तो जो चीज़ फीड की गई है उसी को उठा करके लाता है ना, उसी को ला करके आपके सामने पेश कर देता है, 2 जगह से 3 जगह से इकट्ठा करके वो आपके सामने पेश कर देगा, कुछ अपना तो उसका है नहीं। तो उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें भी आती हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारी गलत चीज़ें आ रही हैं, जितनी चीज़ें पॉलिटिकली आ रही हैं। आप देखिए कि पिछले 1 दशक में जितने भी राजनेता दुनिया भर के हो रहे हैं, उन्होंने पत्रकारों से सीधा बात करना बंद कर दिया, क्योंकि एक माध्यम मिल गया है उनको सीधा जनता से बात करने का। तो पत्रकारों से बात क्यों करना? पत्रकार जो है वो जनता और नेता के बीच में, सरकार और जनता के बीच में कड़ी बनता है। अब कड़ी की जरूरत भी नहीं रही, क्योंकि सीधा संवाद हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो सीधा संवाद कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उसी सोशल मीडिया में बहुत सारी गलत चीज़ें भी परोसी जा रही हैं। तो
वो जो गलत चीजें परोसी जा रही है एआई भी उसको उठा रहा है, तो एआई उसको उठा करके नेता को भी दिग्भ्रमित कर रहा है। एक आध बार तो ऐसी घटना हो गई कि विपक्ष के नेता ने सदन में ऐसी बातें बोल दी जो एआई से उसको हासिल हुई थी, लेकिन वास्तविकता वो थी नहीं। और इस तरह की बातें कई बार बड़े बड़े नेताओं के सोशल प्लेटफॉर्म पर भी आ रही हैं जो सत्य पर आधारित नहीं होती है। तो इसको कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, उसको ढंग से लागू करना, ये एक समस्या है, सारे देशों के सामने समस्या है, सिर्फ भारत के सामने समस्या नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें तो वहाँ पर डिस्कस होंगी ही। और फिर मैं देखता हूँ कि एआई से एक नुकसान हो रहा है। ये दुनिया भर के सांसदों के सामने, वहाँ के निर्वाचित नेताओं के सामने ये चीज़ सामने आ रही है, भारत में तो आ ही रही है। मैं देखता हूँ कि हमारी लाइब्रेरियों का इस्तेमाल बंद हो गया है। तो लाइब्रेरियों का इस्तेमाल बंद हो गया है तो ज्ञान के जो चक्षु है ना वो भी खुलने बंद हो गए हैं। हम एआई पर निर्भर हो जाएंगे तो हमारा जो माइंड है वो वर्क करना बंद कर देगा। तो इसका सीमित प्रयोग होना चाहिए, ये भी सबको इसका भी ज्ञान होना चाहिए। और ख़ास तौर पर जैसा कि प्रेस साहब ने कहा कि जो जनता के नेता हैं वो जनता की आवाज़ उठाएंगे, तो उनका जो फ्लेवर है वो गांव से जो निकलता है वह संसद में बोला जाना चाहिए। लेकिन अगर सांसद एआई से भ्रमित होकर के, वे भारत नहीं पूरी दुनिया में लागू होता है, एआई से भ्रमित होकर के वहाँ पर बात कहेंगे तो वो फिर जमीन की आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। और ये ये जो संस्थाएं हैं ये जमीन से जुड़ी हुई संस्थाएं होनी चाहिए, वरना लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल। जयंत दासगुप्ता जी, जो बात अभी अजय जी ने भी कही है कि सोशल मीडिया का दौर है, पत्रकारों से बातचीत भी सांसदों ने कम कर दी है क्योंकि उनके पास एक सीधा संवाद का जरिया कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बन चुका है। तो जब हम सोशल मीडिया और डेमोक्रेटिक डिग्निटी की बात करते हैं तो आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया एमपीज को सिटीजन्स के करीब तो लाता है लेकिन डिग्निटी ऑफ हाउस को भी प्रभावित कर सकता है? क्या स्पीकर्स को एमपीज के सोशल मीडिया कॉन्डक्ट पर क्लियर नॉर्म्स अब तय करने चाहिए? सोशल मीडिया का जिस प्रकार से उपयोग हो रहा है और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने जो जिस प्रकार से किया है, ये इस दिशा में नए नए मिसाल कायम हो रहे हैं। कुछ लोग इसे बड़े सृजनात्मक रूप से विकास के लिए कर रहे हैं और उनके लिए ये एक फीडबैक लूप सा काम करता है। जैसे जनता से उनका संबंध बनाए रखना, हर कंस्टिट्यूएंट के साथ जो इलेक्टर है उसके साथ तो संवाद बरकरार रखना संभव नहीं होता है, लेकिन इसके माध्यम से वो एक वार्तालाप का जरिया जो है वो जारी रखते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर दुष्प्रचार होता है या जैसे सेठिया जी ने कहा, कुछ लोगों ने न जानते हुए कुछ बातों को सच्चाई का दर्जा दे दिया और अपने शायद वक्तव्य में भी रखा इस प्रकार की बातें, तो इसका बड़ा व्यापक कुप्रभाव पड़ सकता है। दंगे हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है कि मानसिक रूप से उनका संतुलन बिगड़ जाए इस प्रकार की खबरें अगर फैलें तो इस पे ये ज़रूर है कि एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आप अधिनियम बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स रहेंगे, टेक्नोलॉजी एक कदम आगे बढ़ती रहेगी, तो सेल्फ रेगुलेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सांसदों के लिए और इस मामले में जो अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनकी ओर से अगर इसमें सेंसिटिविटी हो कि सांसदों के बीच में इस प्रकार की बात और एक संवाद वो फैलाएं कि साहब सेल्फ रेगुलेशन हम लोगों को करना पड़ेगा और इसके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट सभी लोग मिल करके बनाएं, संसद में बनाएं और सभी उसका पालन करने के लिए कटिबद्ध हो। इस प्रकार की बात हो सकती है। ठीक है, ठीक है। और प्रोफेसर रॉय, एक तरह से आज देखें तो संसद के बाहर कही गई बात जो है वो अक्सर संसद के अंदर ज्यादा प्रभाव डाल रही है। ये हम देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। तो क्या ये रिप्रेजेंटेटिव से परफॉर्मेटिव बना रही है? इसको आप कैसे देख रहे हैं और समझ रहे हैं इस ट्रेंड को?
पहले भी ये मुद्दा होता था। देखें हुआ क्या है कि हम लोग नॉर्मली कंटेम्प्रेरी में जीते हैं उस तरीके से। अगर थोड़ा सा जब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं था, 91 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसके पहले भी जब इंदिरा जी की सरकार थी या राजीव जी की सरकार थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा पीछे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे जब सोशल मीडिया नहीं था, बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठते थे जो बाहर समाज में आ रहे थे या और उसके रिफ्लेक्शंस आते थे पार्लियामेंट के अंदर में। लोकतंत्र का मतलब ही है, खासकर लोकसभा या राज्यसभा का मतलब ही है कि समाज में जो बाहर की घटनाएं हो रही हैं, जो नागरिकों से जुड़ी हुई हैं, उसका रिफ्लेक्शन संसद के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सही मायने में लोकतंत्र है। प्रॉब्लम है जो दो पैनलिस्ट अजय जी और अजयंत जी ये उठा रहे हैं, मिसयूज का, और एक संभावना होती है सेल्फ रेगुलेशन की। सेल्फ रेगुलेशन एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जो सांसदों को अपने स्तर पे वो तय करना होगा। कानून बनाने हैं, कानून बना लें, अगर व्यवहार में उसको लागू करना है व्यवहार में लागू करें, वो सबसे अच्छी बात होगी। लेकिन ये हमेशा से ऐसा रहा है लोकसभा में, राज्यसभा में, चाहे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर लें, 50 में जब लोकसभा शुरू हुई है रिपब्लिक होने के बाद से, तब से बात कर लें, ये हमेशा से बाहर की समस्याएं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर में दिखती रही हैं। मिसयूज भी हुए हैं, लोगों ने गलत इंफॉर्मेशंस न्यूज़पेपर्स के ऊपर में जो लिखी गई थी उसके कतरन, उसके कॉलम्स की चर्चा की है, उसमें पूरी जानकारियां कॉलम्स के अंदर नहीं हो पाती हैं, जिस वजह से भी हो। कुछ ऐसी चर्चाएं होती हैं, कुछ येलो जर्नलिज्म होता है जिसके मुद्दे आते हैं। आज भी वो समस्या आ रही है। सोशल मीडिया पे कुछ जो कंटेंट सर्कुलेट हो रहे हैं, कुछ चैनल्स में जो डिबेट डिस्कशन हो रहे हैं प्राइवेट निजी चैनलों के अंदर में, वो सारी चीज़ें चर्चा में लोकसभा में, राज्यसभा में आती हैं और वो पूरे तथ्य पे आधारित नहीं होती है। ये मिसयूज का पॉसिबिलिटी हमेशा रहा है, पहले भी हुआ है ऐसा, ये कोई नई बात इसमें नहीं है। लेकिन सेल्फ रेगुलेशन ये व्यवहार के अंदर में ज़रूरी है, जिससे एक हेल्दी, होलिस्टिक एंड प्रो सिटीजन डिस्कशन होता रहे। ठीक है अजय जी, इसी को अगर दूसरी तरह शब्दों में समझे तो इस पर आपका क्या नज़रिया होगा? क्योंकि मीडिया ट्रायल्स, वायरल आउटरीच, इंस्टेंट जजमेंट्स, ये सभी ट्रेंड क्या पार्लियामेंट की जो डेलिबरेटिव नेचर है उससे कमज़ोर कर रहे हैं? इसे कैसे देखें और समझें कि मीडिया में और सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, संसद को इससे दूर रहना पड़ेगा। और सेल्फ रेगुलेशन की जहाँ तक बात है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जानी चाहिए। हमारे यहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस पहले से है, हमारे नियमों में पहले से है कि सांसद वो कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे वो मंत्री भी हो, प्रधानमंत्री भी हो, वो जो बात कह रहा है उसे सदन में ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ये हमारे नियमों में है, ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ रेगुलेशन तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे यहाँ ऑथेंटिकेशन का नियम है। तो एआई का अगर कोई दुरुपयोग, इस्तेमाल तो ना कहें, इस्तेमाल होता है तो ठीक है, वो अच्छे के लिए है। अगर दुरुपयोग होता है तो उसके लिए तो हमारा नियम पहले से है, और दुनिया भर के बाकी जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से सीख सकते हैं हमारे नियमों से कि हमने तो बहुत पहले इस चीज़ को समझ लिया था, इसको देख लिया था, इसकी आशंकाओं को देख लिया था कि मिस इन्फॉर्मेशंस हो सकती है सांसद को, और वो बाहर की सुनी हुई बात, सुनी सुनाई बात, किसी चैनल पे कही गई बात, किसी अखबार में लिखी गई बात को यूं ही संसद में न रख दे। उसके लिए उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अखबार ऑथेंटिकेट का माध्यम नहीं हो सकता, या टीवी चैनल की खबर ऑथेंटिकेशन का माध्यम नहीं हो सकता, उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ये हमने पहले से ही किया हुआ है, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है में से एक है, और ये दुनिया भर के लोगों को यहाँ से सीखने में मिल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ भी एक समस्या आ रही है कि कहने के बाद ऑथेंटिकेट सांसद नहीं कर रहा है, इसलिए जो है ये समिति में मामला जाता है, उन पर दूसरे पक्ष का सांसद जो है वो शिकायत करता है, फिर उसकी जांच होती है, वो सारी चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन सेल्फ रेगुलेशन इसमें फिर यहाँ आता है कि आप ऑथेंटिकेट करें या फिर पहले से जांच परख करके ही बात सदन में रखें। बिल्कुल।
अगर थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें जो बिल्कुल क्लियर हैं, तो डॉक्टर जयंत दासगुप्ता, CSPOC में हम देख रहे हैं सिटीजन एंगेजमेंट बियॉन्ड वोटिंग पर काफ़ी जोर है। तो क्या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे पब्लिक कंसल्टेशंस और कमिटी आउटरीच, ये तमाम चीज़ें लोकतंत्र को पार्टिसिपेटरी बना रही हैं और मजबूत कर रही हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज से अगर आप 30-40 साल पहले की बात की तुलना करें तो जो आम जनता का जो उसमें से होता था या जो पार्टिसिपेशन होता था, जो भागीदारी होती थी किसी भी मुद्दे पर चर्चा या अपना विचार रखना या किसी एक समुदाय के बारे में वो सांसद तक बात पहुंचाना या अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंचाना, उसमें अब सोशल मीडिया के चलते बहुत बदलाव आ गया है। अब एक तो है कि जैसे मान लिया कि कोई जनप्रतिनिधि है, वो किसी मुद्दे पर चाहता है कि उसके कंस्टिट्यूएंट्स बताएं कि कितने लोग पक्ष में हैं, कितने विपक्ष में हैं और कितने लोग उसमें परिवर्तन चाहते हैं, कोई अगर मान लिया कि मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो इस पर एक व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए तुरंत एक पोल हो सकता है। और बहुत सारे सांसद जो टेक सेवी हैं वो इस प्रकार का करते भी हैं, जिससे कि अगर कोई बात वो आगे बढ़ाते हैं, संसद में रखते हैं, तो उस पर उनको ये पता है कि उनके अधिकतर जो मेजॉरिटी हैं उनके कंस्टिट्यूएंट्स एक चीज़ को समर्थन एक चीज़ का कर रहे हैं और उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात हुई जो आगे इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, उससे फ़ायदा हो रहा है आम जनता को उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने में। जहां पर फैसले लिए जाते हैं, नीति निर्धारित होती है, उसमें एक बहुत बड़ा इनपुट होता है जनता क्या सोचती है और क्यों ऐसा सोचती है। एक अगर विचार वो रखती है सामने तो क्या क्या कारण है। जो धरती पर जो बातें होती हैं ग्रास रूट्स लेवल में, अक्सर हाँ वो ऊपर तक पहुंचते पहुंचते वो चाहे तो छिप जाती हैं या लुप्त हो जाती हैं या ठीक ढंग से पेश नहीं हो पाती हैं। तो सोशल मीडिया का जो एक पॉजिटिव पहलू है वो है कि इसको हम दूर कर सकते हैं और जनता की भागीदारी को और मजबूत कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है। और अगर देखें तो प्रोफेसर रॉय, आज युवाओं के इंटरेस्ट की अगर बात करें तो उनका पॉलिटिक्स इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सोशल मूवमेंट्स में ज़्यादा दिखाई देता है, पार्लियामेंट में उतना नहीं दिखाई देता है। तो क्या एजुकेशनल रिफॉर्म्स और जो पार्लियामेंट्री एक्सपोजर है इस गैप को ब्रिज कर सकते हैं या और कोई उपाय हैं जो अपनाए जाने चाहिए इसे लेकर? और भी उपाय हैं, लेकिन रिफॉर्म्स ब्रिज कर सकते हैं, किए जाने चाहिए रिफॉर्म्स। और रिफॉर्म्स तो कांस्टेंट प्रक्रिया है। जैसे एक तरीका मैं बता दूं, बचपन से NCERT की जो किताबें हैं या जो भी किताबें अब नई आ रही हैं, उसमें स्कूल के लेवल पे स्टूडेंट्स को ये कहा जा रहा है, अगर आप क्लास 6, 7, 8 की जो नई किताबें आई हैं उसमें आप देखेंगे तो उन्हें कहा जा रहा है एक्टिविटीज़ के तौर पे आप अपने स्कूल्स के अंदर में पार्लियामेंट्री पैनल्स, डिबेट्स वगैरह जिस तरीके से होते हैं उसको वो एक्टिविटीज़ में डालें, स्कूल के एक्टिविटीज़ में। कॉलेजेस के अंदर में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, JNU में जिस तरीके से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं कैंडिडेट्स के बीच में, ये सारे अपने आप में, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसे हम पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के वैल्यूज को परकोलेट नीचे डाउन तक करने के लिए मीडियम्स हैं, उसको यूज किया जा सकता है। तो एक नंबर 1 हो गया एकेडमिक करिकुलम, सिलेबस आप इस तरीके से कर रहे हैं। कंटेंट्स जो आपकी किताबों के अंदर में बचपन से उनको ट्रेन कर रहे हैं, वो दूसरा पहलू है। उनको व्यवहारिक तौर पे इंगेज कर रहे हैं एक्टिविटीज़ में। जो पॉलिटिक्स, स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स होती है यूनियन के अंदर में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे उनका इंगेजमेंट हो सकता है। तो जो एक डिस्कनेक्ट डेवलप हुआ है यूथ में टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, और जिस तरीके से 70 के दशक में, 80 के दशक में एक डिस्कनेक्ट हुआ था, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन द पॉलिटिशियंस, और वो रिजीम दूसरा था, उसको वापस ब्रिज करने की ज़रूरत है। और उसमें ये जो एक तौर तरीके हैं जो मैंने यहाँ पे
व्यवहारिक तौर पे जो हो रहा है वो अगर और बड़े व्यापक पैमाने पे हो तो एक लिंकेज वापस यूथ का टू डेवलप ए ट्रस्ट ऑन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये बेहतर होगा भारत के लिए और लोकतंत्र के लिए। ठीक है अजय जी, आपकी नज़र में आप क्या कहेंगे, जब कई देशों में नागरिक संसद को सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की जगह समझने लगे हों कि ये कॉन्फ्लिक्ट की ही जगह है, तो ट्रस्ट कैसे रिबिल्ड हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है? तमाम देश उस पर कैसे विचार करें? क्या स्टोरी टेलिंग और एक तरह से कम्युनिकेशन भी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का हिस्सा बनाना चाहिए? क्या ज़रूरत है आज? निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूँ कि जैसा कि प्रोफेसर राय ने कहा, कैरिकुलम में ये सब चीज़ें डालनी चाहिए और सांसदों के साथ युवाओं का संवाद ये अगर शुरू किया जाए, लोकसभा स्पीकर के साथ, राज्यसभा के सभापति के साथ और विधानसभाओं के अध्यक्षों के साथ अगर युवाओं का संवाद शुरू हो तो इस चीज़ को फिर से डेवलप किया जा सकता है। 70 के दशक की राय साहब ने बात की तो जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट के समय वहाँ का उस समय का जो यूथ था वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर था। आज का यूथ उतना पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, उसको क्योंकि दूसरी चीज़ें बहुत सारी आ गई हैं जो सोशल मीडिया पर सारा समय बर्बाद कर रहे हैं युवा, और दुनिया भर के युवा बर्बाद कर रहे हैं। हिंदुस्तान की हम बात नहीं कर रहे, सभी कॉमनवेल्थ के सारी कंट्रीज़ के देश के युवा बर्बाद कर रहे हैं। तो उसको लाइब्रेरी में जाना आजकल कहाँ है, लाइब्रेरियाँ बंद पड़ी हैं, वहाँ कोई जा नहीं रहा। और तो छोड़िए, संसद की लाइब्रेरी में आप चले जाइए तो वहाँ पर एक दो से ज़्यादा सांसद नहीं दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बदली हैं, इसको पॉलिटिकल संवाद से ही फिर से जागृत किया जा सकता है, इसके अलावा तो जागृत नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी एक दास गुप्ता जी ने बात कही थी, उसको मैं बीच में लाना चाहूँगा कि जनता से संवाद सांसद का संसद का कैसे हो, सीधा संसद का संवाद। तो वो एक प्रैक्टिस हमने बहुत पहले शुरू कर दी, नरसिम्हा राव जी के समय में जब वो प्रधानमंत्री थे। हमने संसदीय स्थायी समितियां बना दी और स्थायी समितियों को यह अधिकार दे दिया कि जो बिल उनके पास आया है उस बिल पर वो सीधे जनता से राय ले सकते हैं, एनजीओ से राय ले सकते हैं, संबंधित संगठनों से राय ले सकते हैं, एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, जजेस से राय ले सकते हैं, वकीलों से राय ले सकते हैं। तो ये सीधा संवाद जो है वो संसद का सीधा संवाद पब्लिक से, ये प्रैक्टिस भी हमारे यहाँ संसदीय समितियों के माध्यम से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। अब एक लास्ट कमेंट आप तीनों मेहमानों का मैं लेना चाहूँगी जाने से पहले, एक तरह से इजाज़त लेने से पहले। डॉक्टर जयंत दास गुप्ता, जब हम एमपीज की सिक्योरिटी की बात करते हैं और मेंटल वेलबींग की बात करेंगे, क्योंकि ये आज सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ कॉमनवेल्थ देशों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मेंटल वेलबींग आज एक बहुत अहम चर्चा का विषय भी है। ये ग्लोबल कंसर्न बन चुका है आज। तो हेल्दी पार्लियामेंट, हेल्दी डेमोक्रेसी की क्या प्री कंडीशन है, ये आप मानते हैं? और साथ ही, क्योंकि समय कम है, ये भी बताइए कि CSPOC 2026 के बाद क्या कोई कंक्रीट रोड मैप, बेस्ट प्रैक्टिस फ्रेमवर्क या फॉलोअप मैकेनिज्म होगा? इस मोमेंटम को आगे कैसे जारी रखा जाए, इस पर आपकी राय क्या होगी? जहाँ तक मेंटल वेलबीइंग की बात है, ये अब लोग इसे आम आदमी के जहन में ये बात पहुंची है कि उनके आसपास के लोगों में अगर इस प्रकार की कोई बीमारी है तो ये कोई छिपाने की बात नहीं है। इसके लिए हो सकता है कि कोई ट्रीटमेंट हो, कुछ प्रणाली हो जिसका उपयोग करके उन्हें बेहतर जिंदगी मिल सकती है। तो acknowledgement of mental health problems is one of the most important things which has emerged in the past decade or so. और विदेशों में जो विकसित देश हैं उनमें ये ज़्यादा ये उभर के बात आई है, लेकिन विकासशील देशों में भी समस्या कोई कम नहीं है। और इसको पहले तो इसका आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। सांसदों के बीच में, चूँकि उनका जो जीवन रहता है, हमें मौका मिला है देखने का उनको करीब से, बहुत ही तनावपूर्ण रहता है और बहुत व्यस्त रहता है। यहाँ बोलना है, वहाँ इन लोगों से मिलना है और किसी सभा में जाना है, फिर संसद के लिए तैयारी करनी है, वहाँ कोई भाषण देना है। हर तरह से उन पर जो तनाव रहता है और शेयर करने के लोग कम रहते हैं और इसके चलते
बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। तो इस CSPOC में सबसे पहली बार मैंने देखा मेरी जानकारी में कि इसे एक मुद्दा बनाया गया है, वेल बीइंग ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस एंड ऑफ द सिक्योरिटी, देयर सिक्योरिटी एंड हेल्थ। तो ये तीनों चीजें जो हैं, सो अगर हमारे सांसद ही अगर एक स्वस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं और उन्हें तनाव का और तरह तरह की जो बातें हैं जिसके चलते उनके जो आउटपुट है उनका वो आइडियल नहीं है, अगर ये बात होती है तो ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसका निराकरण तो सबसे पहले करना पड़ेगा और ये बहुत ही अहम बात है। और मैं इस मामले में इसको जो इस विषय को चुना है कि एक सेमिनार इस पर हो, चूंकि 4 होते हैं नॉर्मली हर CSPOC में और एक प्लीनरी होता है, तो इसमें एक मुद्दा ये रखा गया है, सिक्योरिटी हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ MPs एंड पार्लियामेंट्री स्टाफ। तो ये चीज बहुत ही काबिले तारीफ है कि इसको बिल्कुल ये सराहनीय और इसको आगे बढ़ाएंगे। जी जी बिल्कुल। प्रोफेसर रॉय, आप इसे कितना सराहनीय मानते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लंबे वक्त तक काम करना, लॉन्ग आवर्स हैं, कांस्टेंट स्क्रूटनी हम देखते हैं MPs की होती है, स्टाफ के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, पब्लिक का प्रेशर अलग है। तो स्पीकर्स को MPs के लिए इंस्टीट्यूशनल मेंटल हेल्थ सपोर्ट पर काम करना चाहिए, ये भी आप मानते हैं आज समय की ज़रूरत है? ये एक बहुत नोवेल और अच्छा थीम है जिस पे इस मीटिंग में चर्चा हो रही है। मेरे हिसाब से 2 एडिशनल पॉइंट्स हैं जिस पर डिस्कस किया जा सकता है कि ये प्रॉब्लम हुआ क्यों हो रहा है। एक बहुत कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, दूसरा इलेक्शन बहुत महंगा हो गया है, तीसरा जो यूथ पॉपुलेशन है खासकर भारत का, और जिसमें करीब 80 करोड़ के आसपास की आबादी जो है भारत की, जो वोटर्स हैं बहुत डिमांडिंग हैं, एस्पिरेशनल्स हैं। तो जो आज का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लोकसभा का जो सांसद है, उसको हर को खुश रखना है, क्योंकि एस्पिरेशंस हैं, पेशेंस नहीं है, यूथफुल कंपोजिशन है समाज का, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो बहुत अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर है टू परफॉर्म। एक मेंबर लोकसभा का खासकर जो सदस्य है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपनी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, उनको अपना इलेक्शन जीतना होता है, वो अपने मेंबर्स जो लोकसभा के हैं उसके ऊपर उनका प्रेशर होता है टू परफॉर्म नॉट ओनली इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी बट विद इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। और जो जनता का अपना अलग डिमांड होता है और उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो एक MP जो है बहुत तनाव में रहता है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा थीम है जिसको इस बार डिस्कस किया। एक क्लोजिंग कमेंट आपका अजय जी, पार्लियामेंट को क्या सिर्फ रीथिंक करने की ज़रूरत है, सिर्फ पावर के केंद्र के रूप में नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल वर्क प्लेस की तरह सोचने की ज़रूरत है क्या आज? देखिए, भारत में अगर हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ के बाकी देशों की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ एक समस्या हो गई है कि हमने वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ढंग से नहीं किया। म्युनिसिपल काउंसलर का वर्क जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को करना पड़ता है अपने एरिया में। तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगा और जनता में ये समझ जब तक नहीं बनाई जाएगी, तब तक लोड जो है पॉलिटिशियन पर बढ़ता चला जाएगा। अब विधायक पर भी लोड है, उसको भी नगर पालिका का काम भी करना पड़ता है, पंचायत का काम भी करना पड़ता है, वो उसके क्षेत्र में आती हैं, वहाँ की समस्याएं हैं, वो उसके ऊपर मेंटल प्रेशर डालती हैं। सांसद के ऊपर तो और ज़्यादा, उसके ऊपर तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो विधायक हैं उनका भी एक प्रेशर रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब तक हम वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं करेंगे, और ये भारत में क्या दूसरे देशों में भी यही समस्या होगी, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होना, और इसके अलावा जनता में ये समझ पैदा करना कि सांसद का क्या काम है, विधायक का क्या काम है, नगर पालिका का क्या काम है, पंचायत का क्या काम है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जनता में ऐसी समझ बन जाएगी, तो ये प्रेशर अपने आप खत्म होगा। बिल्कुल। अजय जी, आपका और साथ ही प्रोफेसर रॉय आपका, डॉक्टर जयंत दासगुप्ता, आप तीनों मेहमानों ने हिस्सा लिया इस चर्चा में। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं जो नई दिल्ली से शुरू हो रहा है ये 3 दिन का संवाद, वो सिर्फ एक सम्मेलन भर नहीं है, एक संदेश है कि लोकतंत्र संवाद से चलता है, संस्थाओं से मजबूत होता है और जिम्मेदारी से टिकता है।
और CSPOC 2026 उसी विश्वास की अगली कड़ी है। खास पेशकश लगातार जारी है। आइए आपको हम उन तैयारियों का जायजा भी दिखा देते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक रूप से सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह की तैयारी है इसे लेकर। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। भारत एक बार फिर अपनी लोकतांत्रिक शक्ति का वैश्विक मंच पर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए मेजबानी करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में संसद तैयार हो चुकी है और यहां पर हमारे विदेशी मेहमान पहुंच चुके हैं और उनका पूरी तरह से भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। और इस कार्यक्रम के लिए 3 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। 14, 15, 16 जनवरी 3 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी, जिसमें भारत, जो कि लोकतंत्र की जननी जिसे कहा जाता है, और आने वाले 14, 15, 16 3 दिन तक 28वें राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन CSPOC की मेजबानी कर रहा है भारत। इसी के साथ देश की राजधानी नई दिल्ली एक ऐतिहासिक संसदीय महाकुंभ की साक्षी बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे ऐतिहासिक संविधान सदन में के केंद्रीय कक्ष में, और प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही भारत के संसदीय सफर और वैश्विक लोकतंत्र के में इसकी भूमिका पर यह सम्मेलन पूरी तरह से केंद्रित होने वाला है। CSPOC के अध्यक्ष के रूप में कार्यक्रम की कमान संभाल रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ कर दिया है कि भारत इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी दुनिया को एक शांति, सहयोग और सद्भावना के साथ आगे बढ़ने का संदेश देगा। तो मान सकते हैं कि यह आयोजन न केवल भारत की संसदीय यात्रा के लिए एक अहम पड़ाव है, बल्कि ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रति वैश्विक विश्वास को भी दर्शा रही है। और 3 दिनों तक चलने वाली इस चर्चा में कई सत्रों में चर्चा होगी। विधायी प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने, लोकतांत्रिक ढांचे को आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार करने पर मंथन होगा। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया में संसद और सांसदों की प्रभावी भूमिका जैसे कई विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही इस सत्र के समापन के साथ ही 17 और 18 जनवरी को सभी प्रतिनिधि जयपुर भ्रमण के लिए निकल जाएंगे और भारत की लोकतांत्रिक परंपरा, संस्कृति से रूबरू होंगे, परिचय करेंगे और उसके साथ ही अपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे।